हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज शालिनी सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्ट 2। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मैंने बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग एंड टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी कितनी तरह की होती है: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है और जो बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब खतरा है वो किन किन चीज़ों से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैसे हम अपने आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को देखते हैं ना, जो फ्लोरा और फौना तरह तरह के हमारे सामने दिखाई देते हैं, हम उनको अपने डेली लाइफ में कई तरह से यूज़ में लाते हैं। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया था कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो ये जो वैरायटी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लांट्स और एनिमल्स में वैरायटी नहीं होगी तो हम बहुत सारे हमारे ऐसे काम हैं जो कि उसकी वजह से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड मेडिसिन। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो तरह तरह के प्लांट्स के मटेरियल को यूज़ करके दवाइयाँ बनाती हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा वैरायटी होती है उतनी तरह की हमें उनसे दवाइयाँ मिलती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हों, एलोपैथिक दवाइयाँ हों या किसी और तरह की होम्योपैथिक दवाइयाँ हों। कहीं ना कहीं इन मेडिसिन्स में हमें प्लांट्स से कुछ लेना पड़ता है ना, प्लांट से हमें उनका कोई पार्ट लेना पड़ता है या कोई मटेरियल जो हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे मेडिसिन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सप्लाई। ठीक है, हम अपने जो खाने पीने के लिए हम ज़्यादातर किन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में अगर आप सोचिए, अगर आपके पास एक ही तरह का फल डेली खाएंगे तो क्या करेंगे? बोर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही तरह की सब्जी हम डेली खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे, एक ही दाल हम डेली खाएंगे तो हम उससे बोर हो जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये जो प्लांट्स हैं इनमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। चलिए फ्रूट्स की ही बात कर लेते हैं। तो फ्रूट्स में जैसे आजकल सीजन मैंगोज़ का चल रहा है। ठीक है, तो अगर जो आम है, आम एक फल है, आम के अलावा और भी बहुत सारे फल हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, जो हमें नेचर ने दिए हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ आम की ही बात करें तो आम में भी बहुत वैरायटीज़ हैं। ठीक है, जैसे आम में दशहरी आम आता है, ठीक, और ये चौसा आता है, लंगड़ा आता है, मुंबईया आता है, इसके अलावा एक आम्रपाली आता है। तो इस तरह से आम की ही इतनी सारी वैरायटी हैं कि हम उसमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और आम की अगर बात छोड़ दें तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनानास हैं। तो ये सारे फ्रूट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से, पेड़ पौधों से। अगर बायोडाइवर्सिटी ना हो तो हमें इतने सारे फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे, इतनी सारी वेजिटेबल्स भी नहीं मिलेंगी और इतनी सारी हमें पल्सेस भी नहीं मिलेंगी, ग्रेन्स भी नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? फूड सप्लाई कहाँ से हो रही है हमारी? ये सब हमारी प्लांट्स एंड एनिमल्स से हो रही है, जो कि हमें तरह तरह का खाना डेली अवेलेबल कराते हैं। अगर फूड सप्लाई में अगर इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्ट हम प्लांट से लेते हैं, प्लांट से या एनिमल से लेते हैं। जैसे बहुत सारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो हमें वहीं से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा रबर है, गम है, गोंद है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से। बहुत सारे पेड़ों की हम छाल को यूज़ करते हैं, उनकी पत्तियों को यूज़ करते हैं डायरेक्ट। तो ये सब चीज़ भी हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से। इसके अलावा एनिमल्स से भी हम बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं और यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी हम देखते हैं कि हम कितनी तरह की क्रॉप्स को उगा सकते हैं। हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं तरह तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं। तो ये जो हमें तरह तरह की क्रॉप्स उगाने के लिए मिल रही हैं या हमें खाने के लिए मिल रही हैं, ये सब किसकी वजह से मिल रही हैं? बायोडाइवर्सिटी की वजह से। ठीक है, जैव विविधता की वजह से। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी एंड इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स पे ही बेस्ड हैं। जैसे कि
फर्नीचर है ना, वुड इंडस्ट्री है, फर्नीचर जो बनाते हैं वो फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। और लकड़ी कहाँ से आती है, प्लांट से आती है। इसी तरह से लकड़ी भी कई तरह की आती है, शीशम की लकड़ी आती है, टीक की लकड़ी आती है, सागौन की लकड़ी आती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो प्लांट्स हैं वो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसके अलावा पेपर मिल है, पेपर भी किससे बनता है, वो भी उसको भी हम प्लांट से ही लेते हैं, उसकी लकड़ी को, उससे हमें पेपर बनाते हैं। और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पूरी तरह से प्लांट्स या एनिमल्स पे ही चल रही हैं। उन्हीं से वो अपना रॉ प्रोडक्ट लेती हैं, उसके बाद में वो किसी तरह का प्रोडक्शन करती हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स ना हों तो हम किसी भी तरह के पर्यावरण की कोई परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बनाया हुआ है प्लांट्स और एनिमल्स में, एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें प्रॉपर जो हमारा एनवायरनमेंट है वो संतुलन की अवस्था में रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक गैस का जो एक्सचेंज है एनवायरनमेंट में वो प्लांट्स की वजह से कैसा रहता है, वो बैलेंस्ड रहता है। ऑक्सीजन मिलती है हमें प्लांट से, ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को अपनी जड़ों में बांध के रखते हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है, ठीक। बारिश होती है, बारिश में भी इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो एनवायरनमेंट में भी हेल्प करती है। इसी तरह से जो साइकिल्स होती है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, या वाटर साइकिल है, कोई भी जो तत्व है उनकी जो ये साइकिल जो चक्र होता है, इनमें भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो हेल्प करती है। तो इस तरह से हमने देखा क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी। ये तो कुछ ही पॉइंट थे, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी से हेल्प मिलती है, या हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन एक बात देखिए कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि बायोडाइवर्सिटी को खतरा है। जो जैव विविधता है, तरह तरह के पेड़ पौधे हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, इनको बहुत सारे खतरे भी होते हैं। जैसे हम सुनने में आते हैं कि कुछ एनिमल्स या प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, जो कि अब यहाँ पृथ्वी पे नहीं पाए जाते। कुछ हैं वो एंडेंजर्ड हैं। एंडेंजर्ड मतलब खतरे में हैं, वो आगे चल के आने वाले टाइम में विलुप्त हो सकते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बायोडाइवर्सिटी में हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका एक रहने का स्थान होता है जो कि उसको हैबिटेट बोलते हैं, उस प्लांट और एनिमल का, ठीक है। तो अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे या जंगलों को हम नष्ट करेंगे तो क्या होगा, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ जाएंगे रहने के लिए, तो उनका जो घर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वो सेफ्टी नहीं मिलती, उन्हें वो मतलब जो उनका घर होता है, किसी का घर ख़त्म हो जाएगा तो वो प्राणी तो वैसे भी अपने आप, उसको जब रहने की जगह नहीं मिलेगी तो धीरे धीरे उसकी संख्या भी कम होने लगती है। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई एक हैबिटेट है बहुत बड़ा, या कोई जंगल है जिसमें कि एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उसमें। अब वहाँ से हम हाईवे निकालेंगे, अगर हम हाईवे निकालेंगे तो क्या हुआ, वो हैबिटेट दो में डिवाइड हो गया, एक उधर का एक उधर का। या हम डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसमें फॉरेस्ट में जाके, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, कि हम उनके हैबिटेट को डिवाइड करे दे रहे हैं, ठीक है। एक पूरा जो एरिया है उसको हमने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से भी जो ये जीव जंतुओं की जो संख्या है वो कम होने लगती है। डिस्टर्बेंस एंड पॉल्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, किसी भी तरह के पॉल्यूशन की हम बात करें। अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो बीमारियाँ ज़्यादा होंगी तो डेथ ज़्यादा होगी, चाहे कोई एनिमल हो या प्लांट हो, सभी इफ़ेक्टेड होते हैं उन सब इस पॉल्यूशन से, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उन पे उन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। प्लांट्स भी ख़राब होने लगते हैं, उनकी पत्तियाँ सड़ने लगती हैं अगर ठीक से उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो। डिस्टर्बेंस होते हैं कई तरह के, डिस्टर्बेंस रेडिएशंस वगैरह है ना, या कोई जो ये
क्या बोलते हैं, हमारे जो मोबाइल टावर्स लगे हुए जगह जगह है ना, टेलीकॉम कंपनीज़ ने जो लगा रखे हैं, इनसे जो रेज़ निकलती हैं उनका इफ़ेक्ट पड़ता है पक्षियों के ऊपर, वो उससे टकरा जाते हैं। तो इस तरह से डिस्टर्बेंस और पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एक्सोटिक स्पीसीज़। जब कोई स्पीसीज़ बाहर से इंडिया में आती है तो क्या होता है कि वो यहाँ की जो लोकल स्पीसीज़ है उसको ख़त्म करने लगती है। जैसे हम बात करें आजकल सबसे जो बहुत ज़्यादा हमें चारों तरफ दिखाई देती है गाजर घास, ठीक है। गाजर घास इंडिया की यहाँ की एंडेमिक स्पीसीज़ नहीं है। ये बाहर से किसी बीज के साथ में यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने इतनी तेज़ी के साथ में फैली है कि जो यहाँ की छोटी-छोटी घास होती थी, अब वो घास ना दिख के हमें हर जगह गाजर घास दिखाई देती है। तो इस तरह से जो यहाँ की जो घास थी उसके लिए ये खतरा बन गई। हंटिंग एंड पोचिंग नेक्स्ट पॉइंट है। कुछ लोगों को हंटिंग का शौक़ होता है, वो अपने शौक़ में जाके जंगल में जाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, तो इसकी वजह से भी उनकी संख्या कम होती है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए उसका शिकार करते हैं, जैसे उसकी स्किन लेनी है या उसका कोई एक पार्ट लेना है उन्हें एनिमल का, तो इसके लिए वो एनिमल्स को मारते हैं और मारते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बायोडाइवर्सिटी थ्रेट के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे हैं जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उसको अपने यूज़ में लेते रहेंगे, तो उसकी वजह से भी उनकी संख्या कम होने लगेगी, क्योंकि उनका जो मतलब प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है और उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे फिर उनकी संख्या कम होने लगेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा दिखाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने बायोडाइवर्सिटी को खतरा भी देख लिया, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए दो तरह के मेथड हैं, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि हम उस एनिमल या प्लांट को उसी जगह कंजर्व करेंगे जो कि उसका हैबिटेट है, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसी में हम उसको कंजर्व करेंगे, ठीक है। उसको हमें उस एनिमल या को उठा के कहीं बाहर नहीं ले जाना है, बल्कि उसी एरिया को गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देती है और वहीं पे उसका कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपके आ जाते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ठीक है, ये जो दो एरिया होते हैं, ये इनका एरिया थोड़ा सा कम होता है और इनमें नेशनल पार्क जो होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। सेंचुरीज गवर्नमेंट भी हो सकती हैं और प्राइवेट भी हो सकती हैं। सेंचुरीज में ज़्यादातर देखा जाता है किसी वाइल्ड एनिमल को लेके उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। नेशनल पार्क में पूरा का पूरा जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है उसमें वहाँ की जो भी वाइल्ड लाइफ होती है, पूरी वाइल्ड लाइफ को ही कंजर्व किया जाता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व ये थोड़े से बड़े एरिया में होता है नेशनल पार्क और सेंचुरीज से, और इसको भी पूरा जो इसकी वाइल्ड लाइफ होती है उस पूरे वाइल्ड लाइफ को ही प्रोटेक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सेंचुरीज होती हैं यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ थोड़ी सी अलाउड होती हैं कि लोग वहाँ पे जा सकते हैं, घास काट सकते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नेशनल पार्क में ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होती है ना, किसी भी तरह का कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बायोस्फीयर रिजर्व को अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एक आउटर जोन होता है, बफर जोन होता है और कोर एरिया होता है। तो आउटर जोन और बफर जोन में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउड किया गया है, लेकिन जो कोर एरिया होता है उसमें किसी भी तरह का कोई ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स होते हैं। जैसे कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे जो ट्राइबल एरिया होते हैं, वहाँ की जो लोग होते हैं, जो ट्राइब्स होती हैं, वो उस एरिया को पूरी अपने खुद से वो प्रोटेक्ट करते हैं और वहाँ पे किसी तरह की एक्टिविटी को नहीं होने देते हैं। उस फॉरेस्ट को वो किसी को अंदर उसमें घुसने नहीं देते हैं, उस फॉरेस्ट को वो खुद ही उनका पूरी तरह से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में एक तो आपके ये जूलॉजिकल गार्डन्स आ जाते हैं, इसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक, ये सारी चीज़ें हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन में आती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि उस एनिमल या प्लांट का, ठीक है,
हम उस जगह से, जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह ले जाके रखते हैं और वहाँ पे फिर हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनके लिए कैप्टिविटी ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं जहाँ पे मेल और फीमेल को साथ में रखा जाता है और आगे उसकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे जूलॉजिकल गार्डन है, जूस वगैरह में आप जाते होगे, वहाँ देखते होगे एनिमल्स रहते हैं, उनके लिए अलग से एक एरिया टाइप का बना दिया जाता है, उनका घर टाइप का बना दिया जाता है जिसमें वो मेल और फीमेल रहते हैं। इसी तरह से बॉटेनिकल गार्डन्स में तरह तरह के पेड़ पौधों को वहाँ पे उगाते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जीन बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक, ये कुछ ऐसे मतलब इस तरह के प्रोटेक्ट किया जाता है जैसे पूरा का पूरा एनिमल ना लेके हमने उनके कुछ पार्ट्स को प्रोटेक्ट किया और इसके प्रोटेक्शन के लिए उनकी कुछ सेल्स को प्रोटेक्ट किया। जैसे जीन्स हो गई, जीन्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका जर्म प्लाज्म है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या ओव्यूल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है और प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्व किया जाता है, जिसको इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो ये क्रायो प्रिजर्वेशन होता है ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड टू -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो मीडियम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इसमें लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करके बहुत ही कम टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जीन्स को, जर्म प्लाज्म को, या जो सेल्स होती हैं ओवम, स्पर्म्स, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, जिससे समय आने पर इनसे नया नया ऑर्गेनिज्म तैयार किया जा सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ठीक है, तो हॉटस्पॉट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? तो हॉटस्पॉट्स आर अर्थ्स मोस्ट बायोलॉजिकली रिच येट थ्रेटन्ड टेरेस्ट्रियल रीजन। मतलब इनमें जो बायोलॉजिकली तो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मतलब इनमें प्लांट्स और एनिमल्स की वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा, उनकी स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं, लेकिन इनको खतरा होता है। ठीक है, खतरा किससे होता है कि ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, इनको कंजर्व नहीं किया गया तो। ठीक है, वैसे टोटल अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में 36 रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, और इसमें ये जो कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने दिया था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अब इंडिया की अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो इंडिया में 4 जो हॉटस्पॉट हैं वो हैं ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मन रीजन एंड संडालैंड। तो जो ईस्टर्न हिमालय है ये हिमालयन रीजन है, नॉर्थ इधर ईस्ट से लेके नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक जो हिमालयाज़ हैं, जो हमारे इंडिया के मतलब सबसे ऊपर जिसको हम नॉर्थ रीजन में बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में भी, तो ये जो इसमें बहुत ज़्यादा ये बायोलॉजिकली रिच है। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। अच्छा, इसको बताने से पहले एक चीज़ और बता दें, इसका एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं है किसी भी एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दें, इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है और उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि उस एरिया में एटलीस्ट 1500 स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए, जो कि उसी एरिया में मिलें, कहीं और ना मिलें। जो वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ होती हैं, जिनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ बोलते हैं, वो 1500 स्पीसीज़, एटलीस्ट कम से कम 1500 स्पीसीज़ वहाँ पे उस एरिया में मिलनी चाहिए। और उनमें से भी जो करीब 70% उनका लॉस हो चुका हो, है ना, क्योंकि हम ये थ्रेटेंड एरिया भी होते हैं, इसलिए यहाँ पे लॉस भी देखा जाता है कि जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं उनका कितना लॉस हो चुका है। तो 1500, कम से कम 1500 स्पीसीज़ होनी चाहिए वहाँ एंडेमिक स्पीसीज़, और उसमें से भी 70%, कम से कम उनका 70% लॉस हो चुका हो। वो जो नेटिव वेजिटेशन वहाँ पे मिल रहा है उसका 70% लॉस हो गया हो। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है।
तो ईस्टर्न हिमालयाज़ हो गया। सेकंड है वेस्टर्न घाट, जो इंडिया के वेस्ट में जो रीजन है, कोस्टल एरिया है, वेस्टर्न घाट उसको बोलते हैं। तो ये भी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ भी इसकी एंडेमिक स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडो बर्मन रीजन है, इंडिया इसमें इंडिया का थोड़ा सा पार्ट आता है, बर्मा मलेशिया के आसपास का एरिया है ये। इसके बाद आता है संडालैंड, इसमें अंडमान निकोबार का कुछ पार्ट्स आता है। तो ये जो 4 हैं ये हमारे हॉट स्पॉट हैं बायोडाइवर्सिटी के, जो कि इंडिया में डिक्लेयर किए गए हैं। तो ये हमने बायोडाइवर्सिटी को आज डिटेल में समझा, उसका कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इन इंडिया वो कौन कौन से एरिया हैं, उन सबको हमने देखा। और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।